नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। ताजा विशेष के इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तृतीय फ्रंट के भविष्य को लेकर, और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में है फैयाज अहमद खान साहब हैं हमारे दाहिने तरफ, जो माकपा के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे बाएं तरफ हैं मोहम्मद इजाजुल हक साहब, जो आपके पूर्व जो बिहार सरकार थी उसके मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना स्टूडियो से सीधे जुड़ रहे हैं राजीव रंजन जी, जो भाजपा के नहीं जदयू के प्रवक्ता हैं, और आप तीनों का स्वागत है। राजीव जी, आप तीनों का स्वागत है। राजीव जी हैं हमारे साथ, और आप तीनों हैं। इस पूरे हम चर्चा करेंगे कि आज तृतीय फ्रंट की स्थिति क्या है, कहां पर जा रही है राजनीति, किस ओर जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या है एक खबर से हम लोग जुड़ेंगे सीधे। लगातार देश में भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, कांग्रेस लगातार कटघरे में खड़ी होती दिख रही है। ऐसे में ममता बनर्जी भी इन दिनों कांग्रेस से कन्नी काटती दिख रही हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी अब कांग्रेस और भाजपा से अलग हटकर एक तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देश में हर आए दिन किसी न किसी भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, और हर मामले में यूपीए 2 के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम कांड हो या आदर्श घोटाला, चाहे महंगाई की बात हो या कालाधन का मुद्दा, या चाहे विदेशी पूंजी निवेश का मामला हो या खेल घोटाला, हर बार कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। भले ही यूपीए 2 सरकार का नेतृत्व दे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर बार किसी न किसी तरह घेरे से बाहर आकर अपनी सरकार को गिरने से बचा लेते हैं, पर लोकपाल बिल के मामले में कांग्रेस सरकार के रवैये से जनता में कांग्रेस के प्रति आस्था बेहद बिगड़ी है। भले ही कांग्रेस ने लोकपाल बिल का सरकारी मसौदा लोकसभा में पारित करा लिया हो, पर राज्यसभा में उसी के सहयोगी दल तृणमूल ने बिल को चारों खाने चित कर दिया। 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कांग्रेस की सहयोगी पार्टी तृणमूल ने अपने दम पर चुनाव में प्रार्थी उतारकर अपनी शक्ति का परीक्षण भी कर लिया। हालांकि तृणमूल के सांसद सरकार में शामिल भी हैं, पर जब भी सरकार पर विपत्ति आती है तो तृणमूल सरकार को बचाने के लिए उसके साथ खड़ी होने के बजाय सौदेबाजी पर उतर आती है। ममता बनर्जी की पार्टी के रवैये को देखते हुए कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझ गई है कि तृणमूल भरोसेमंद नहीं है। उधर तृणमूल और कांग्रेस के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है। वहीं ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आ रही है। नीतीश और ममता के बीच हो रही घुटरघू एक नए राजनीतिक मोड़ की तरफ इशारा कर रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी हाल ही में भारी मतदान से यूपी में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश से भी लगातार संपर्क बनाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अब ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये एक नए सिरे से तृतीय फ्रंट के गठन की तैयारी तो नहीं है। नए तृतीय फ्रंट के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, ठीक उसी तरह से डीएमके और बीजू जनता दल के साथ भी ममता बनर्जी की गहरी सांठगांठ दिख रही है। और ये सारे राजनीतिक समीकरण जो इशारा कर रहे हैं उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। राजनीतिक जानकारों की तरह कांग्रेस और भाजपा भी अब ये मानने लगी हैं कि कहीं न कहीं ममता के नेतृत्व में तृतीय फ्रंट की तैयारी जोरों पर चल रही है। हालांकि ये तो भविष्य बताएगा कि नए तृतीय फ्रंट का भविष्य क्या होगा, लेकिन देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां नए सिरे से उभर रहे तृतीय फ्रंट को लेकर चिंतित जरूर हैं। जी हाँ, देश की तमाम जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, तृतीय फ्रंट को लेकर चिंतित हैं, और ममता लगातार जिस तरह से संपर्क साध रही हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, इससे साफ नजर आता है कि ममता एक तृतीय फ्रंट की तरफ जा रही हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं जावेद साहब, फैयाज अहमद खान साहब। फैयाज अहमद खान साहब से सबसे पहले पूछते हैं, ये आज जो काम पिछले कुछ दिनों से माकपा करती आई है, लेफ्ट फ्रंट करती आई है तृतीय फ्रंट को लेकर, आज वो उस काम की ओर ममता बढ़े, कितना भविष्य नजर आता है आपको?
देखिए, जो लोग ममता बनर्जी को जानते हैं वो अपने भविष्य को भी जानते हैं जी। वह एक बंगला का फिल्म चल रहा भूतेर भविष्य जी। तो ऐसा है कि ममता बनर्जी जी दिल्ली की सरकार के साथ रही, वो भाजपा के साथ भी सरकार की, कांग्रेस के साथ भी सरकार की जी। तो ये दोनों पार्टियां ही जानती है, देश की जनता भी जानती है कि इनका ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। जी। कांग्रेस को भरोसा नहीं है, हमेशा दुविधाग्रस्त रहती है जिनको लेकर के घर बना रही है, यानी कि जिस परिवार में है उस परिवार में उनके परिवार के लोगों पर ही विश्वास नहीं है। बिल्कुल। तो परिवार के बाहर लोग इनके नेतृत्व में तीसरा मोर्चा बनाएंगे, ये विश्वास होगा और विश्वास किया जाए ये हम नहीं समझते। भले ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में 10 महीने का शासन, 10 महीने ही हुआ। बिल्कुल। शासनकाल में लोग देख लिए हैं। इससे पहले जब वो केंद्र की मंत्री रही तो मंत्री रहते समय जिस विभाग की मंत्री रही वहां क्या अवस्था हुआ ये भी लोगों ने देखा, और 10 महीने का परिवर्तन का सरकार भी देखा कि जिस तरीके से किसानों की आत्महत्याएं, जिस तरीके से बेकारी बढ़ना और लोगों को ठीक वही झूठा वादा पहले जो करना है काम अभी भी वही भावनाओं को लेकर खेलना, तो ये लोग समझ रहे हैं। यहां तक कि ऐसी पार्टी जो जिनके मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो खुल करके बात नहीं कर सकते। अभी हाल ही में देखे कि केंद्रीय बजट में रेल मंत्री के साथ जो हुआ दिनेश त्रिवेदी, बिल्कुल बिल्कुल हम आपसे बात करेंगे। पर फिलहाल इजाजुल साहब से पूछते हैं, पूर्व बिहार के मंत्री रहे इजाजुल साहब, बिहार में नीतीश के साथ ममता की साठगांठ चल रही है, क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको? देखिए, भविष्य की बात जहां तक है, ममता जी की बात कर रहे हैं जी, तो आप लोगों के जरिए से जो हम लोगों को मालूम होता, हम तो बिहार के रहने वाले हैं जी। अभी देश में जो बजट पेश हुआ, एक दुनिया की निगाह थी उस पर। बिल्कुल। भारत सरकार का रेल विभाग एक बहुत बड़ा अलग एक संस्था, एक विंग है, और उस रेल मंत्री ममता जी का मंत्री और रेल बजट पेश कर रहा है, और सेम टाइम उसको बर्खास्त करने की सूचना। बिल्कुल। मैंने ये पूरे देश, मैं हिंदुस्तान से बाहर 32 मुल्क में गया हूं और साल में 2 बार मेरा यात्रा जरूर रहता है। थोड़ा शौक है देखने का, जानने का, पढ़ने का। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसे कुछ लोग मित्र बन गए हैं बाहरों में भी, जिन्होंने मजाक उड़ाया टेलीफोन पर हमसे, क्या भाई आपके देश का यही हाल है कि बजट पेश कर रहा है मंत्री या उसको बर्खास्त किया जा रहा है। जी जी, इसी बात पर हम जानना मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की जहां समस्या है जी, कैसे विश्वास किया जा सकता है कि थर्ड फ्रंट में कैसे स्टेबिलिटी आएगी। सेकंड, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनकी भी अलायंस के साथ है जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टी, बिल्कुल, जो बिल्कुल एक विशेष वर्ग के साथ चलती है, एंटी मुस्लिम ही उनका काम है, जो कि नीतीश जी एक सेकुलर, अपने आप को सेकुलर साबित किया है, इसमें कोई शक नहीं। तो बीजेपी के साथ रह करके फिर थर्ड फ्रंट की बात, आपको ज्यादा संदेह लग रहा है। हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़ रहे हैं जो राजीव रंजन जी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका स्वागत है ताजा विशेष की इस चर्चा में। जी राजीव जी, सबसे पहली बात कि ममता और आपके पार्टी के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, इनकी बीच के जो तालमेल बन रहे हैं, क्या थर्ड फ्रंट की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं जाजू साहब की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी किसी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव और पिछले दिनों जो विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, इन चुनावों ने साबित किया है कि बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को वोट देने का काम किया है। इसलिए ऐसी बातों का कोई बहुत मतलब नहीं है। और देश में जो आज 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिस तरीके का जनादेश आया है, वो बहुत ही स्पष्ट संदेश है उसका कि कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है और दक्षिण वाम जो भी वैचारिक प्रतिबद्धताएं हैं, इनसे बड़ा सवाल आज देश के सामने महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का है। और मैं समझता हूं देश एक बार फिर 77 और 89 के एक ऐतिहासिक दौर के दोहराव के तौर पर हम इसको देखेंगे कि इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहराने के लिए तैयार है और हम एक बड़े महागठजोड़ की कल्पना कर सकते हैं। इसको क्या मोर्चा हम कहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो परिस्थितियां हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक विश्वसनीय गठबंधन है और जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व में
संपर्क की स्थिति कमजोर हुई है, उसका सीधा लाभ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरे देश में मिलेगा। और जो भी नए समीकरण बन सकते हैं मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जो पार्टी की सरकार बनी है या ममता बनर्जी आज देश में मजबूत हुई है, तो कहीं न कहीं एक भाव और भी जगह है इस देश की जनता के अंदर कि जो संघीय ढांचे पर प्रहार करने की आदत नहीं है केंद्र में बैठी यूपीए की सरकार की, उसके खिलाफ ये जनमानस का जनादेश है। जो क्षेत्रीय भावनाओं का प्रस्फुटन इन नेताओं के उभार के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए राष्ट्रीय जो गठबंधन बनेंगे उन गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। राजीव जी आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं कि आपको एक भविष्य नजर आ रहा है कि फिलहाल आप 77 की बात कर रहे हैं, उस वक्त की तरह एक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ममता के नेतृत्व में या मुलायम के नेतृत्व में यहाँ पर तो लीडरशिप की एक क्राइसिस बात उठती है, कौन होगा लीडर, कौन होगा नेता, क्या कहेंगे? देखिए, नेता तो जनता तय करती है ना। कहीं से भी जो परिस्थितियां बनी हैं, इसकी उम्मीद कांग्रेस को नहीं रही होगी। जिस तरीके का अपराजय जनादेश उनको पिछले चुनाव में मिलता रहा है और जिस तरह का व्यापक जो जन असंतोष उभर करके पूरे देश में उनके काले कारनामों के कारण उभर करके आया है, ये स्पष्ट संदेश है कि आने वाले जो 2014 के चुनाव हैं वो उनके पक्ष में नहीं होने जा रहे। बिल्कुल, इसका मतलब सीधा सीधा राजीव जी सीधी सी बात है कि आप भाजपा से कन्नी काटने वाले हैं। हमारे साथ हैं फैयाज जी क्या कहेंगे, क्या मतलब इसका मतलब क्या निकालें? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी भी तो चूंकि जोट धर्म की राजनीति में वहां पर उन्हें बिहार में सरकार करना था और भाजपा को लेके साथ जरूर किए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस और तृणमूल मिलकर के जो सरकार चला रही, वो केंद्र की सरकार को मनमोहन सिंह जी से लेकर सोनिया जी को ये पता है कि ममता बनर्जी उनको कितना भरोसेमंद है। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी जब बीजेपी को लेकर चल रहे हैं, भाजपा को लेकर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको भी ये पता है कि भाजपा को लेकर के वो देश के अंदर में, क्योंकि देश का भविष्य भाजपा नहीं हो सकता। पिछले दिनों का जो भी मतदान हुआ है, वहां पर मतदाताओं की जो राय हुई है वो कांग्रेस के विरुद्ध गया है, वो भाजपा के विरुद्ध गया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि इनका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा हो। इसलिए लोग कांग्रेस से बदजन है, साइमल्टेनियसली लोग जो है भाजपा से बदजन है। ऐसी हालत में ठीक ही क्षेत्रीय पार्टियों का वहां पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। लेकिन इस विषय में चूंकि ममता बनर्जी अपने साथी अगर किसी को सकती हैं तो वो है या तो कांग्रेस या तो भाजपा जी। वो अगर तीसरा फ्रंट बनाएंगी तो भाजपा को लेकर उनको बनाना पड़ेगा जी। और जब भाजपा को लेकर बनाएंगी तो भाजपा का भविष्य नहीं है। नीतीश जी इतने बेवकूफ नहीं है कि वो भाजपा के फ्रंट में जाकर के तीसरे फ्रंट की तरफ जाए। तो स्वाभाविक है कि यूपी का जो एक जनादेश हुआ है, ये एक बहुत ही कहा जाए तो एक रिकॉर्ड उस जगह पर, तो वहां पर मुलायम सिंह यादव हैं, बाकी और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये लोग एक साथ होगी। हमको आशा है कि उस जगह पर नीतीश जी भी रहेंगे। सीधी सी बात उठती है, अगर ममता इस तरह से लीडरशिप में आ गए हैं, थर्ड फ्रंट की ओर आ रहे हैं, तो फिर आपकी पार्टी का भविष्य कहां पर, आप थर्ड फ्रंट में कहां दिख रहे हैं? आपकी पार्टी देखिए, ऐसा है कि हमको पूर्ण विश्वास है कि ममता जी जो अगर थर्ड फ्रंट बनाती हैं तो उनके थर्ड फ्रंट के साथ वो थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि फोर्थ फ्रंट में जाएगा। और थर्ड फ्रंट जो बनेगी वो है सेकुलर पार्टियां होंगी जी। तृणमूल कांग्रेस जो भाजपा के साथ हमेशा से रहा, वो अलग बात है कि चूंकि ममता जी भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और सेकुलरिज्म का माने ये समझती हैं कि वो सर पर दुपट्टा रख करके दुआ मांग लेना और मस्जिद में और मजार पर जाके चादर चढ़ा देना, अल्पसंख्यक लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करना, ये सेकुलरिज्म नहीं है। राष्ट्र का ये दायित्व नहीं होता। जी जी, सेकुलरिज्म की बात हो रही है कि ममता के ऊपर ये प्रश्न उठ रहे हैं कि इस तरह से एक ढोंग की बात उठ रही है। एजाजुल जी क्या कहेंगे? अभी मैं थोड़ा सा, आप हमको समय दीजिए, मैं 3 स्टेट की बात कह रहा हूं। अभी राजीव जी ने जो कहा केंद्र सरकार के बारे में, इसमें कोई शक नहीं। एक गांव के किसान से लेकर बुद्धिजीवी तक ये बात समझ गए हैं कि केंद्र सरकार किस तरह चल रही है क्या। और ये आज शर्म से अपने आप छुपाना पड़ता है कि हमारे सेना अध्यक्ष के जो हैं, जो देश की पूरी सुरक्षा जिनके हाथ में, उन पर क्या ब्लेम है, क्या वजह, जी जी, क्या क्या हो रहा है, ये देख करके आप लोगों के जरिए जो मालूम होता है, बड़ा अच्छा नहीं लगता। रही बात कि ये अभी 3 स्टेट में चुनाव हुए, बिहार में और आपके बंगाल और यूपी में जो सेकुलरिज्म की बात है, मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भूली हुई चीज सामने आती है तब उसका महत्व मालूम होता है। देश में बीजेपी ने माइनॉरिटी नाम को बिल्कुल खत्म कर दिया जी। एकदम चाहा कि लुप्त कर दें। थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए,
जब बिहार में चुनाव हुआ, माननीय नीतीश कुमार को 50% से ज्यादा मुस्लिम ने उनके नाम पर वोट दिया। उनके कार्यकलाप या उनकी बातों को देखकर पीछे 5 साल उन्होंने सरकार चलाया। लेकिन अभी तो मुस्लिम लोग की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए पहले। बिल्कुल एकदम भाजपा के साथ तो है। जी नहीं, भाजपा के साथ नहीं है, एक भी नहीं है भाजपा के साथ। ये सारे लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया, ये पूरा बिहार की जनता जानती है। आप बंगाल में जो सरकार बनी आपकी, सारे लोग, चाहे मीडिया के आपके जितने लोग हो या नेता लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि 75% मुस्लिम ने ममता जी को वोट दिया है और ये फुल बहुमत से आई। आज आप उत्तर प्रदेश में देखिए, खुद मायावती जी ने कहा है कि 70% से ज्यादा मुसलमानों ने एकजुट होकर के वोट दे दिया मुलायम सिंह को, जिसकी वजह से फुल बहुमत आई। आप बीजेपी ने जो भी अनाउंसमेंट किया, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, आरक्षण का विरोध करेंगे, और कांग्रेस ने आरक्षण में आरक्षण लागू किया कि हम 4% देंगे, 4.5% देंगे, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम 8% देंगे, 10% देंगे। लेकिन अब जो है वहां जमाना है नहीं, एकदम 1 सेकंड सेकुलरिज्म की तरफ है। एक भी मुसलमान वो लॉलीपॉप की तरफ नहीं गया। अब बीजेपी की भी कहां पोजीशन रही या कांग्रेस की भी कहां रही। मुलायम सिंह को लोगों ने, ये खुद मायावती सेकंड उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ 70% से ज्यादा मुसलमान। बिल्कुल आपकी बात सही है, जो तथ्य सामने है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आज भी अब थर्ड प्रांत, इसी पर मैं कहा कि राजीव जी ने कहा कि एनडीए की जो बात कर रहे हैं, ये दिमाग से निकालना होगा कि जो बिहार में भी माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है, जिस दिन ये बात हो जाएगी, कौन सा एजेंडा लेकर के माननीय नीतीश जी चलेंगे लोकसभा में? बिल्कुल प्रश्न उठ रहा है। राजीव जी, आपकी ओर उठ रहा है कि आखिर में नीतीश कुमार मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट नहीं हुई है। और मैं आपसे बात करूंगा, मैं एक रिएक्शन मेरा सुन लीजिए पहले, तब उनको भी जवाब देने में अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बोल लीजिए। हम ही कह रहे कि कौन सा अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो एजेंडा था, मुस्लिम आरक्षण के विरोध हम चलेंगे, ये करेंगे, वो बीजेपी फिर लेके आएगी बिहार में भी। तो क्या माननीय नीतीश जी उस एजेंडा के चलेंगे? तो कांग्रेस ने भी तो मुसलमानों को बात नहीं करें। एक आदमी होता है कि एक सामने दुश्मन खड़ा है, एक पीछे से धक्का मार रहा है, तो कांग्रेस पीछे से धक्का मारती है। लेकिन बीजेपी तो एक, आप जानते हैं ना, बिल्कुल फॉर्म में जानते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम हमेशा सोचती है, हिंदुइज्म पर चाहती है कायम होना। लेकिन अल्लाह का करम है कि अब इतना एजुकेटेड लोग हो गए, नौजवान तालीम याफ्ता हो गए कि अब इस पर जो है धर्म पर कोई राजनीति बड़ी मुश्किल है। सीधे उनसे हम राजीव जी से इसका इसलिए नीतीश जी का थर्ड फ्रंट बनाने के लिए बीजेपी को छोड़ना होगा। 100% मुसलमानों का समर्थन लेना होगा। आपसे पूछना चाहते हैं, प्रश्न उठ रहा है कि आप एक तरफ बीजेपी के साथ हैं, भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, और दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, और वहां पर मुसलमानों की बात आ रही है। तो ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर में किसको अपनाएंगे? थर्ड फ्रंट का भविष्य क्या होगा? भाजपा के साथ लेकर के थर्ड फ्रंट का भविष्य कोई नजर आता है? देखिए, पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 1977 में जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा ये सबके सब तमाम राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को भूलकर, वैचारिक प्रतिबद्धताओं को भूलकर देश की आवाम के खातिर एक मंच पर आए थे। 1989 में भी यही परिस्थितियां फिर से हुई थी। और आज मैं समझता हूं, आज देश में जो सवाल सामने उभर करके आया है, एजाजुल साहब को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर कमेटी और जो रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट है, देश में 65 वर्षों में 40 वर्षों से ज्यादा 50 वर्षों तक कांग्रेस ने हुकूमत करने का काम किया, और आज भी देश की मुख्यधारा मुसलमान नहीं आ पाए। उस कांग्रेस को आज देश के अल्पसंख्यक तबके के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हाल के चुनाव में यह साबित हो गया है। और जहां तक बिहार का सवाल है, एजाजुल साहब की पार्टी सेक्युलरिज्म का दम भरती रही है बिहार में, और भागलपुर दंगे के अपराधियों को इनके दल की सरकार ने महिमा मंडित करने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार ने आरक्षण के सवाल पर दो टूक बात की है कि कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा है वो मुसलमानों के साथ धोखा इसलिए है कि 27% आरक्षण में जो मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, पिछड़े तबके के मुसलमानों को, वो अभी भी वही मिल रहा है जो कांग्रेस ने कहा है। अगर सही में
देश में जो कांग्रेस की सरकार है वो ईमानदारी से चाहती है कि मुसलमानों की स्थिति में बदलाव आए, देश के अल्पसंख्यक तबके को मुख्यधारा में लाने के लिए जो कुछ किया जाना है उससे सबसे जरूरी है कि देश के संविधान में संशोधन करके उन्हें आबादी के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए। और ये नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है। इसलिए जादू साहब को अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या वाम मोर्चा के सवाल पर देश की जनता किसी को मौका देने जा रही है। देश की जनता महंगाई और 14 लाख करोड़ रुपए जो इस देश में लूटे गए हैं, कोयला खदानों के सवाल पर, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का सवाल हो, प्रधानमंत्री के अपने विभाग में अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम के आवंटन का सवाल हो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हों, आदर्श घोटाले हुए हों, इन तमाम चीजों में देश के 14 लाख करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। इसलिए देश की जनता इस तरह के बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। देश की जनता को न्याय चाहिए। राजीव जी, मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी ने बिहार में मॉडल दिया है। आज नीतीश कुमार जी ने जो मॉडल दिया है गुर्बत और गरीबी से इस राज्य को संभावनाओं के पंथ के तौर पर पहचान दी है, कानून का शासन कायम किया है और इसलिए नीतीश कुमार जी ने पूरे देश को एक राह दिखाने का काम किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से लोकायुक्त का कानून लाया, विशेष न्यायालय अधिनियम लाया है, मैं समझता हूं देश की अगुवाई के लिए जनता तय करेगी। और जो सामने लोग आ रहे हैं बिल्कुल राजीव जी यही प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि इजाजुल जी कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार के सोच पर मैंने पहले कहा कहीं कोई शक नहीं है। इन्होंने जो सवाल किया थर्ड फ्रंट की, उस पर मैं बात कह रहा हूं। बिल्कुल प्रश्न आपके ऊपर भी आ रहा है कि बीजेपी के साथ थर्ड फ्रंट बनाना बड़ा मुश्किल है। ये देश का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा पहले थी कि माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई नीचे नहीं देख रहा था, सारे लोग ऊपर देख रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, बीजेपी का कोई वहां चलेगा नहीं। अब मेरा ख्याल है कि मैंने एक आध मिसाल भी दे दूंगा कि नहीं चला। अडवाणी जी का रथ छपरा से शुरू हुआ, वहां माननीय मुख्यमंत्री को झंडा दिखाना था, भगवा झंडा बना था। माननीय मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया कि मैं ये झंडा नहीं दिखाऊंगा, ये भगवा बैच नहीं लगाऊंगा। पूरा दुनिया टीवी पर देख रहा था, मैं सेकुलर हूं, मैं जो झंडा है पार्टी का मेरे वही दिखाऊंगा। अडवाणी जी का रथ वहां से चला। माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी को चुनाव में लाने के लिए बहुत प्रयास हुआ कि वो प्रचार में आएंगे। माननीय नीतीश जी ने इनकार कर दिया कि नहीं, वो गलत बात बोलते हैं, एंटी मुस्लिम बात करते हैं। बावजूद इसके एक साथ ही चल रहे हैं। नहीं आने नहीं दिया। ठीक है सरकार चलाने के लिए, लेकिन जब देश का फैसला होगा और थर्ड फ्रंट की बात होगी तो मैं राजू जी से ही कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार पर आप जो बोल रहे हैं, हम आपसे ज्यादा मैं बोलूंगा, लेकिन जिस सहयोग के साथ आप चाहिएगा कि हम वोट मांग लें तो मुसलमान उस दिन देश के भविष्य हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल समय हो गया एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ताजा विशेष की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं थर्ड फ्रंट के भविष्य को लेकर, जो इन दिनों ममता के नेतृत्व में एक संगठित करने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर जो देश की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों चिंतित हैं। और दूसरी तरफ ये जो थर्ड फ्रंट की जो बात है, ये वामफ्रंट ने उठाया था। वामफ्रंट इसको लेकर आज भी अपने एक प्रयासों पर जारी है और प्रयास लगातार कर रही है कि एक देश में एक नया फ्रंट, थर्ड फ्रंट आए और इसी पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ गेस्ट जो हैं फैयाज अहमद खान, जो माकपा के नेता हैं, शामिल हैं। फैयाज जी, आपको सबसे पहले कि ये जो बात उठ रही है कि ममता, बंगाल में ममता, दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, ये तीनों को लेकर और आगे बातचीत चल रही है कि थर्ड फ्रंट एक नया मोर्चा आ रहा है। लेकिन ये तीनों की अगर गणित को देखें तो ये कोई ना कोई तरह से एक कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। मुलायम हमेशा कांग्रेस के साथ ही दिखते हैं, भले ही वो बाहर से समर्थन करते हों, लेकिन जब भी विपद में कांग्रेस की सरकार फंसती है तो मुलायम उसके तारनहार बन के सामने आते हैं। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार की बात करें तो भाजपा के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और उनके साथ गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में ये थर्ड फ्रंट किस तरह से, क्या भविष्य किस तरफ दिख रहा है? ये तो बात उठ रही है कि एक नया फ्रंट आएगा, लेकिन क्या, किस तरह से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि सभी पार्टी इस बात को जरूर समझ रहे हैं कि कांग्रेस या भाजपा के साथ अगर कोई फ्रंट बनाते हैं तो वो डूबने वाली, ये नैया डूबने वाली नैया है जिसमें सुराख हो चुका है, डूब रही।
उसके साथ कोई नहीं जाएंगे। रहा सवाल मुलायम सिंह यादव का, तो वो हमेशा से सेकुलर फ्रंट के पक्ष में रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले जो तीसरा मोर्चा बना, उस वक्त भी ये शुरू से ही मुलायम सिंह यादव हमेशा उस फ्रंट के साथ रहे। अब ये कहां से सवाल उठ रहा है कि ममता जी के नेतृत्व में फ्रंट बनेगा और उसमें नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव रहेंगे, ये आपके स्टूडियो से ये सवाल सुनने में आ रहा है, लेकिन अब तक ये राजनीतिक चर्चा में ऐसा नहीं है कि वो नेतृत्व देंगी और वहां मुलायम सिंह यादव उनके पीछे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ममता बनर्जी पर विश्वास रख के चलने वालों में से नहीं है। अगर विश्वास रख के चलते तो कांग्रेस आज जिस जगह पर कांग्रेस को ब्लैकमेलिंग करती है जब तृणमूल कांग्रेस, तो उस वक्त में मुलायम सिंह यादव आगे बढ़कर के जो है कांग्रेस से कहते हैं कि हमारा समर्थन रहेगा। वो इसलिए कहते हैं कि चूंकि सरकार तोड़ के फिर से चुनाव नहीं, सरकार बनी रहे, तो ये जो ब्लैकमेलिंग कर रही हैं उसके खिलाफ अगर मुलायम सिंह यादव खड़ा होते हैं तो ये स्वाभाविक है कि मुलायम सिंह यादव कभी भी ममता जी के मोर्चा में नहीं रहेंगे। ये साफ है, ये मैंने उनके से ही ये आंकड़ा साफ है। दूसरी ओर है कि नीतीश जी क्या करेंगे, उनको निर्णय लेना है। भाजपा के साथ रहेंगे, क्योंकि अभी राजीव जी कुछ सवाल कर रहे थे, हम राजीव जी से ही डायरेक्ट वो सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल राजीव से जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ कहें, ठीक है, कांग्रेस ने मुल्क के अंदर में चूंकि सबसे ज्यादा दिन तक अगर किसी ने शासन किया, स्वाधीनता के बाद अगर कोई रहा तो कांग्रेस रही। लोगों को धोखा देने का काम किया, घोटाले का काम किया, बहुत सारा घोटाला किया, लेकिन पता नहीं क्यों ये भी जोड़ धर्म की राजनीति कर रहे हैं राजीव जी। इसलिए इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाजपा के दौरे हुकूमत में भी, जब भाजपा की सरकार रही उस वक्त भी लूट खसोट रहा, उस वक्त भी घोटाला हुआ, यहां तक कि अभी भी भाजपा के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले कर्नाटक के अंदर में जो जमीन का जो घोटाला हुआ, जिसमें वो त्याग पत्र नहीं दे रहे थे, बड़ा बाध्य हुए। उसके अलावा अगर कहा जाए गंदी फिल्मों को देखने के अंदर, सदन के अंदर में, तो ये घोटालों के अंदर भाजपा है, भाजपा उससे अलग नहीं है। तो भाजपा के साथ मेरे ख्याल से जोड़ धर्म कर रहे हैं, इसलिए भाजपा के खिलाफ वो नहीं बोल पा रहे हैं। रहा सवाल, उन्होंने कहा सच्चार कमेटी या रंगनाथ मिश्रा कमीशन का, जी, तो सच्चार कमेटी को लेकर के वाम मोर्चा के लोग ही सदन के अंदर में आवाज उठाते रहे। यहां तक कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जो कि साफ बता दिया अल्पसंख्यकों को अगर आगे बढ़ाना है, मूल धारा मुख्य धारा में लेके आना है, तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी दवाई देनी पड़ेगी, तो उस दवाई को देने को भी वामपंथी लोग ही सदन के अंदर में इस सवाल को उठाए। लेकिन नीतीश जी की पार्टी जेडीयू, यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने भी कहा, आरजेडी ने भी कहा, लेकिन नीतीश जी की पार्टी उस पर आवाज नहीं उठाई। अगर इतना है तो बिहार के अंदर लागू करना चाहिए था। बंगाल की जब वाम मोर्चे की सरकार रही तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को पूरे देश के अंदर में लागू किया गया, बिहार के अंदर क्यों नहीं लागू किया गया? बल्कि तो सिर्फ धोखा देने का काम प्रश्न उठ रहा है राजीव जी कि आपकी पार्टी ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। आप बात कर रहे हैं मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, क्या कहेंगे आप? और जरा घोटाले पर भी कहें तो अच्छा रहेगा। नहीं, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, फैयाज साहब ने जो सवाल उठाए हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जो धर्म और राजनीति के गठजोड़ पर वाम मोर्चा का दुख जो आज है, आज 1989 और 77 में भी यही रुक था, लेकिन देश की जनता की जो पीड़ा है वो ज्यादा अहम है। और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये सवाल बहुत ही अहम था, जिसके कारण उस समय भी एक ऐतिहासिक गठजोड़ बना और आज भी वो परिस्थितियां आज फिर से एक बार पैदा हुई है जिनके लिए उन दिनों मशक्कत की गई थी। तो सबसे पहली बात यह है कि ये वाम और जो दक्षिण का सवाल है या वामवादी ताकतों का सवाल है, मैं समझता हूं देश की जनता की जो परेशानियां हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई का जो सवाल है, ये सवाल ज्यादा अहम है और छोटी बड़ी चीजों को बैठ करके न्यूनतम सहमति के आधार पर देश में तय किया जा सकता है। जहां तक भाजपा के भ्रष्टाचार पर क्या आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा का भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पार्टी के आला कमान ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने वैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के सवाल पर कार्रवाइयां की, लेकिन जो कुछ कांग्रेस के मामले में हुआ है, वॉल्यूम देखिए करप्शन का क्या है। नहीं, हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार, दोनों ही कह रहे हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजीव जी बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है, छोटा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राजीव जी स्वीकार करें इसको। और अल्पसंख्यकों के विषय में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहें। फैयाज साहब, बहस को उलझाने के बजाय रचनात्मक भूमिका में आपको भी आने की जरूरत है। आज देश के लिए ऐतिहासिक सवाल है कि आज कहीं न कहीं कांग्रेस को उगाड़ फेंकने के लिए इस देश की तमाम
जो वाम जनवादी ताकतें हैं, जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जो सेंटरिस्ट फोर्सेज हैं, जो लेफ्ट की फोर्सेज हैं, सबको एक होना होगा और कांग्रेस को रसातल में भेजने की तैयारी करनी होगी। यानी कि धन्यवाद राजीव जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मदद करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रवृत्ति से तमाम राजनीतिक दलों को बात जाना चाहिए और देश की जनता की मुश्किलों को आसान करने के लिए आगे आइए। देखिए राजीव जी, बिल्कुल राजीव जी ने जो बात उठाया ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद भी हम लोगों ने बिहार में तालीमी मरकज बनाए, कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, मुसलमानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाए, आज लड़कियों को वजीफा देने का काम किया। आप बिहार में आइए और अल्पसंख्यक तबके से पूछिए क्या आज उनको कोई फर्क दिखता है? मैं नहीं राजीव जी, मैं आपके बातों से राजीव जी हम आपकी बातों से सहमत है कि आज का दिन जो है वो तीसरा मोर्चा गठन हो, वाम बाकी जो कांग्रेस विरोधी शक्तियां हों, आप भी उसमें वो तैयार रहें, लेकिन भाजपा को छोड़ करके हम आशा करते हैं कि आप उसमें तैयार रहेंगे। बिल्कुल राजीव जी, एक प्रश्न और उठता है, आप बता रहे हैं भाजपा को और अलग रखने की बात अगर नहीं करते हैं और कांग्रेस को अलग रखने की बात करते हैं तो ऐसे में, और ममता को साथ लेने की भी बात कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि भाजपा के ये जो वामपंथी है इनको भी साथ ले सकते हैं? ममता और वामपंथी दोनों को साथ लेकर तृतीय फ्रंट की जरूरत है? तो उन चुनाव में जनता क्या चाहती है वो ज्यादा अहम होगा। राजनीतिक दल अगर कोई एजेंडा थोपना चाहेंगे भी जनता के ऊपर, मैं समझता हूं जनता बहुत ही जागरूक है और इन सवालों में उलझने के बजाय वो कांग्रेस का एक व्यापक विकल्प चाहती है पूरे देश में जिसके आधार हो। और मैं समझता हूं कोई राष्ट्रीय गठबंधन अकेले अपने बल पर वो आज के तारीख में कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकता या कांग्रेस ही पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकती। इसलिए जो इस संघीय ढांचे में जो क्षेत्रीय दल है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और इन सबको मिला करके ही वाम जनवादी जो ताकतें हैं, जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जो सेंटरिस्ट फोर्सेज हैं और जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, सबको मिला करके महागठजोड़ बने और मैं समझता हूं यही कांग्रेस का विकल्प होगा। देखिए इजाजुल साहब ये प्रश्न उठ रहा है कि कांग्रेस को छोड़कर सबको मिलाकर एक महागठजोड़ बने, ऐसा संभव है क्या? मैं बता दूं कि आज का जो सर्वे है बिल्कुल संभव, जनता करेगी। नहीं है ये चीज इनके कहने से आज देश में जी खासकर मुसलमानों ने यूनाइट होकर के अपने आप को दिखा दिया, चाहे ममता जी को बनाया हो, चाहे नीतीश जी को बनाया है, चाहे मुलायम सिंह को बनाया है। ये छुपा हुआ नहीं है बात, अब ये कोई छुपा नहीं सकता इस चीज को। भाजपा को लेकर लोकसभा का चुनाव अगर होगा आप देखिएगा कि रिजल्ट क्या होगा। इसलिए कि भाजपा जो है बिल्कुल खिला फ्रंट पर, देखिए कब्रिस्तान की घेराबंदी वो जेफे की बात नहीं है। हम इस्लाम के मानने वाले लोग बहुत सेंटिमेंटल अलग चीज है, हमारे ऊपर कोई अंगुली उठा दे मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, लेकिन इस चीज पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एक सेकंड, बीजेपी का जो रवैया रहा है आज उत्तर प्रदेश में भी जो बात उसने उठाया है, मैं जानता हूं माननीय नीतीश कुमार पर मेरा विश्वास है कि कभी भी बीजेपी के एजेंडे को लेकर वो लोकसभा का चुनाव में नहीं उतरेंगे या थर्ड फ्रंट की बात नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ भी तो आपको बता देता हूं कि इंशाअल्लाह उसमें फिर कामयाबी नहीं होगी, मुसलमान भी समझते हैं। यानी कि अगर ये जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार अगर भाजपा को साथ लेकर चलते हैं तो लुटिया गुल हो सकती है। एकदम 100%, इसलिए कि सबक मिलेगा क्योंकि कुछ आवाज ऐसी आ गई। आप हम कहते हैं कि आप हमको सलाम करते हैं और आपके भाई छोटे हमको गाली देते हैं, गलती नहीं करेंगे, हमें आशा है। ज्यादा दिन नहीं चल सकता ये रिलेशन। राजीव जी, आपके इजाजुल साहब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के साथ अगर इसी तरह से मिलकर आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहें तो आपकी भी लुटिया पार्टी की लुटिया गुल हो सकती है, क्या कहेंगे आप? राजुल साहब सेक्युलरिज्म की बात जब करते हैं, मैं समझता हूं सेक्युलरिज्म ये हाथी के दांत की तरह नहीं बनाया कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। इसी सेक्युलरिज्म के नाम पर जिस तरीके की खुलबा परस्ती को इनकी पार्टी ने और भ्रष्टाचार को बिहार में करने का काम किया और संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए, कब्रिस्तानों पर कब्जे हुए, और दंगा के अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम हुआ। बिहार की जनता ने ये बताने का काम किया। पहले भी विधानसभा के आम चुनाव हुए,
2000 में और 2005 में दूसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए, जी। और इन दोनों विधानसभा चुनावों में जिस तरह से मुसलमानों ने खुल करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट किया और अपना आशीर्वाद और स्नेह देने का काम किया, वो ये बताता है कि अगर इस तरह का मॉडल पूरे देश में बने तो नीतीश कुमार जैसे कद के नेता जो जिनकी छवि बेदाग हो और निर्मल छवि के साथ अगर वो देश के सामने विकास का एक मॉडल लेकर के आए तो देश के मुसलमान, ईसाई, सिख, जो अगड़े पिछड़े जो भी तबके के लोग हैं इस देश में, गिरिजन और जो भी हरिजन है, जो सर्वजन है, वो सबके सब मिल करके इस तरह के गठजोड़ को अपना आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल राजीव जी, आप बता रहे हैं सबको एक साथ लेके बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप जो बात कर रहे हैं एक नॉन सेकुलर की बात करें, ममता को भी, वामपंथी को भी, सबको एक में लपेट रहे हैं, ये क्या कैसे संभव है? क्या आपको लगता है कि अभी भी विश्वास है कि ममता, वामपंथी सारे लोग एक साथ हो जाए? भाजपा भी साथ में? नहीं, ऐसा इस देश में हो चुका है। मैं यही तो आपको कहना चाहता हूं। इस देश में इसके पहले भी 1977 और 89 में इस तरह के प्रयोग सफल रहे हैं और देश की जनता ने ऐसी सरकारों को चुना है। और मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होगा, ये ना पार्टी सोचती है, ना ये मेरी कोई आधिकारिक राय है, मेरे निजी विचार हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश की जनता के अंदर जो छटपटाहट है, जो बेचैनी है, इस हुकूमत से मुक्ति पाने की बेचैनी इस कदर है कि सामने मोर्चा में अगर विकल्प में साफ सुथरे लोग आएंगे, नेतृत्व का चेहरा अगर स्पष्ट दिखेगा, तो जनता किसी भी तरह से कांग्रेस को आने वाले वर्षों में तैयार नहीं है स्वीकार करने के लिए। जी फैयाज सवाल इनसे साहब, ये है, बिल्कुल आप बताएं कि हमारा राजीव जी से ये सवाल है कि अगर वो समझते हैं कि वो 77 की पहली बात कर रहे हैं, 77 और अभी में बहुत अंतर है, वो बिल्कुल उसके साथ मिलाना मेरे बदल ख्याल गई है, उचित नहीं होगा। दूसरा बात यह है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के विकल्प में कोई भी आ जाए नेतृत्व, तो उसको जो है वो छवि साफ हो और उसे जो है जनता स्वीकार करेगी। तो क्या आप इस बात को बता सकते हैं कि भाजपा को लेकर के आप अगर चलें तो स्वाभाविक है कि भाजपा मुरली मनोहर जोशी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, इनके छवि को लेकर के पहले क्लियर सरकार बनेगा, उसमें ये थर्ड फ्रंट की बात, मैं बात से क्लियर कर रहा हूं। थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, भाजपा वहां पर कहां आती है? ये भाजपा को छोड़कर ही बात आएगी, स्वाभाविक है। नहीं, इसलिए कि राजीव जी जो है वो बार बार क्यों कतरा रहे हैं हमको मालूम नहीं। उनको क्लियर कहना चाहिए कि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई तीसरा मोर्चा, उसमें कौन क्या होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन रख करके भाजपा को, रख करके कांग्रेस को कभी तीसरा मोर्चा नहीं हो सकता। हाँ राजीव जी बोल रहे थे। नहीं, अभी मैं तीसरे मोर्चे की बात तो मैं कह ही नहीं सकता। अभी तीसरा मोर्चा कहां है पता ही नहीं। तीसरा मोर्चा जब बनेगा तब इसकी बात करेंगे। मैं कांग्रेस के विकल्प की चर्चा कर रहा हूं। आज देश वो तो देश फैसला कर रहा है, अभी बात हो रही है। दो राष्ट्रीय गठबंधन है, इसमें एक के साथ खो दिया है, दूसरे की संभावनाएं प्रबल हुई है। और अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव या अगर कहीं नवीन पटनायक उड़ीसा में ताकतवर हुए हैं, तो ऐसी शक्तियां मिल करके जो कांग्रेस के विकल्प में एक बड़ा गठजोड़ बनेगा। आपको राजीव जी कि आपको क्या लगता है मुलायम सिंह यादव भाजपा के साथ मिल जाएंगे और उसके साथ मिलकर कांग्रेस को हटाने के लिए काम करेंगे? ऐसा आपको क्या विश्वास है? अभी नहीं। देखिए, जो हम स्टूडियो डिस्कशंस के जरिए जो चीजें हल करना चाहते हैं जी, हमें जनता के विवेक पर भरोसा करना चाहिए। जनता जागरूक है, जनता समझदार है, और हम तमाम राजनीतिक दलों के जो बिछाए गए कार्यक्रम और जो हमारी योजनाएं हैं उनसे निकल करके जनता अपना सही नेतृत्व तय करती है। हम समझते हैं इस बहस को जनता की कोर्ट में ले जाते हैं और जनता को फैसला करने दीजिए कि उनका अगला नेता कौन होगा। ऐसा है कि राजीव जी मेरे ख्याल से आप बहुत दुविधाग्रस्त हैं, क्योंकि अब तक आपसे जो बात हो रही थी वो तीसरे मोर्चे की, और आप तीसरे मोर्चे की ही लेकर के बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अभी हमें बोलने दीजिए, कृपा बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। तो तीसरे मोर्चे से अब हट करके आप कह रहे हैं जनता की अदालत में जाना हो। जनता की अदालत, संवाद माध्यम जो है, इसको आप अस्वीकार करते हैं कि जनता की अदालत तक नहीं पहुंचते। ये तो इसी माध्यम से जनता की अदालत तक जाएंगे, जनता ही तो निर्णय लेगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जनता निर्णय लेगी भाजपा पर, कांग्रेस के विपक्ष, कि वो अलग एक सरकार बनाए? शायद तो भाजपा से आप, हम समझ रहे हैं कि आपके लिए असल में आप पूरे राष्ट्रीय राजनीति से जरा हट करके आपके अंदर भी जोड़ धर्म के लिए असुविधा है, कुछ तकलीफें हैं, लेकिन आप कभी
अपने जोड़ धर्म से, अपने जोड़ संघी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राज्य के अंदर में आप राष्ट्रीय राजनीति को छोड़ करके राज्य की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि समय आए 2 साल, उसके बाद ही हम खुल करके कुछ करेंगे, उससे पहले आप कुछ बोल नहीं पा रहे। बिल्कुल, इसी पर अब चाहेंगे कि ये जो राजीव जी जो बता रहे हैं, सुन लीजिए। आप जो बातें कर रहे हैं, मैंने आपको कहा इतिहास में एक बार जाइए और जो आपके सामने 2 दृष्टांत हैं 77-89 के, 77 और अभी का परिस्थिति एक नहीं, आप बेकार 77 की बात कर रहे हैं। 77 की परिस्थितियां बदली हुई है, 77 की स्थिति को लेकर आज का चर्चा नहीं है। आप 77 से तुलना, आप इतने पीछे मत चले जाइए। मैंने आपको केवल कहा इतिहास की ओर देखिए और भविष्य में वो तमाम परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर आप जो गठजोड़ बनाने की वकालत कर रहे हैं, उस गठजोड़ में किसी को अछूत मान करके कांग्रेस का विकल्प आप नहीं बना सकते। कांग्रेस के खिलाफ गोया कि आप भाजपा को लेकर आप गुट बनाना चाह, यानी कि आप एनडीए की सिफारिश कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी की वकालत कर रहे हैं। फैयाज साहब, राजीव जी की बात साफ हो गई है कि यानी कि वो अभी उस दुविधा में शायद ग्रस्त नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो भविष्य, राजीव जी वहाँ अलायंस में हैं, वो बोल नहीं सकते, दिल में उनके भी है। वो भी सेकुलर आदमी है, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, छोटे भाई की तरह हैं, हम भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। एक स्टेट में हम लोग रहते हैं, भाजपा को साथ लेकर, लेकिन अभी वो अलायंस में है, उनके बैसाखी पर उनकी सरकार है, चाहे जिस तरह की बात हो, इसलिए बोल नहीं पा रहे। दिल में उनके भी है कि भाजपा को लेकर के चाहे कि लीडरशिप में एक कदम चल जाए, ये कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी बात ममता की है, जो ममता लगातार कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन हर मुद्दे पर विरोध करें। ममता के ऊपर तो वही जनता का विश्वास है नहीं। हम एक बात, छोटा सा मिसाल आपको दिया कि देश के पूरे लोग हंस रहे थे कि ममता जी कब किसको ढा देंगी, कब किसको गिरा देंगी। क्या 2 दिन का भी उनके पास समय नहीं था कि अभी रेल बजट पेश हो रहा, उसी टाइम चिट्ठी चल गई बर्खास्त करने की। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए किसी का विश्वास उनके ऊपर है नहीं कि थर्ड फ्रंट में वो मजबूती से रह सकती हैं। हम मानिए नीतीश कुमार की सोच बहुत लंबी है, विजन उनका बहुत आगे है। जो भी वो बोल रहे हैं आदमी सुन रहा है, चाहे जितना % उसमें कामयाबी हो रही है। तो सीधे मुलायम सिंह ने आज जो है पूरे देश में, मुलायम सिंह उनके बेटा ने जो किया है, ये तो कांग्रेस की लुटिया डूब। आपके राहुल गांधी ने जितना मेहनत किया है उत्तर प्रदेश में, उसका रिजल्ट भी सामने आ गया। सेकुलरिज्म तो है, लोग बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को नकार करके, अब मुलायम सिंह को सोचा भी नहीं होगा कोई उतना अपार बहुमत। बिल्कुल इजाजुल साहब, तो इसका मतलब है कि थर्ड फ्रंट का जो ममता के नेतृत्व में बात चल रही है कि एक संगठित होगा। थर्ड फ्रंट का, मैं छोटा आदमी हूं, एक स्टेट में रहता हूं, थर्ड फ्रंट की अगर बात हो तो जो पीछे की इतिहास राजीव जी करें वो वामपंथ के ही लोग कर सकते हैं, इसलिए उनके पास पेशेंस है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की मदद किया और कांग्रेस से हटे भी तो किस मामले पर हटे, न्यूक्लियर डील का जो बात हुई, जो कि आज तक वो जमीन पर नहीं आया, जिसको वजह से वो लोग हटे। आज भी कांग्रेस 51% FDI का शेयर दे दिया है विदेश का। जिसका आंदोलन होगा उसका आंदोलन होगा, उसके साथ हम जदयू बीजेपी के साथ रहेंगे। कुल मिलाकर फैयाज साहब जो सामने जी जो आ रहा अभी ऐसा है कि बेकार हम लोग इतना बहस कर रहे हैं, और वहां से राजीव जी भी सीधी सी थर्ड फ्रंट माने तीसरा होगा। एक होगा भाजपा को लेकर के एनडीए वाली, बिल्कुल, और दूसरा यूपीए है, ममता बनर्जी रहेंगी, दूसरा है यूपीए, तीसरा होगा थर्ड फ्रंट। जी, थर्ड फ्रंट में सेकुलर पार्टियां, बिल्कुल, माइनस कांग्रेस, माइनस बीजेपी, माइनस तृणमूल कांग्रेस भी वही है। तो चूंकि ये खुद बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रही हैं, और ये जब दूसरा फ्रंट बनाएंगे दूसरे फ्रंट के साथ रहेंगे, तीसरे फ्रंट के नहीं, एनडीए के साथ ही रहेंगे। तीसरा फ्रंट बनेगा जो वो सेकुलर पार्टियां, रीजनल पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनको लेकर के। और ये चर्चा उस वक्त होगा और इसका आंकड़ा उस वक्त बनना शुरू होगा। लोग भी या राजनीतिक पार्टियां भी प्रतीक्षा कर रही हैं, या कांग्रेस हो या बाकी लोग हो, राष्ट्रपति निर्वाचन का। राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के बाद ही देश का आंकड़ा समझ में आ जाएगा। यूपीए की सरकार की भी जो सहयोगी शक्तियां हैं वो किधर जाएंगी, क्या होगी, वो सब राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद ही होगा। राजीव जी भी मेरे ख्याल से उस वक्त थर्ड फ्रंट के साथ ही रहेंगे, एनडीए के पार्टनर को छोड़ करके, क्योंकि नीतीश जी समझ गए हैं कि एनडीए के पार्टनर को लेकर के देश का भविष्य नहीं हो सकता है। राष्ट्र क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है, लेकिन राष्ट्र स्तर पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनडीए के जो सरकार रही, देश की जनता ने एनडीए की सरकार की परिचालना को भी देखा कैसे चलाई है। यूपीए की सरकार को यूपीए 1 भी देखा, यूपीए 2 भी देखा, अंतर देखा कहां पर। वाम मोर्चा के लोग यूपीए 1 के साथ थे, वो सरकार कैसी रही, यूपीए 2 की सरकार कैसी रही। भ्रष्टाचार से लेकर के, जहां पर वाम मोर्चा के लोग नहीं रहे, भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई, बेरोजगारी सब रहा। और उसी का ठीक हूबहू बंगाल में जो परिवर्तन आया, वो सबके खिलाफ, किसानों का हित को, बाकी हित को बोल करके, और आने के बाद
10 महीने के अंदर में जिस तरीके से लोग, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आत्महत्या हो, यहां तक कि देखिए कुछ दिन पहले ऑटो रिक्शा वाले रास्ते में उतर गए, मजदूर रास्ते में उतर गए, और इन तमाम नीतियों के खिलाफ में 28 फरवरी का जो पूरे देश के अंदर में जो ट्रेड यूनियन का भारत बंद रहा, सब लोगों को साथ लेकर के, जो इतना सफल रहा, वही जो है भारत बंद इस बात का आवाज दिया है कि देश के अंदर में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा चाहिए और बिल्कुल लोग जाएंगे। फैयाज साहब और हमारे जो बात हो रही थी उधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव रंजन जी, तमाम लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने का, क्योंकि इस अभी कुल मिलाकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं चर्चा से कि ये जो ममता के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट की बात उठ रही है, जिस तरह से ममता आगे पीछे दौड़ रही है, लोगों को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो, या चाहे वो बीजू जनता दल की पार्टी हो, इन तमाम लोगों को जो जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उसमें अभी जो चर्चा में उठ के आया है कि ममता पर विश्वास करने वाले विश्वास उस तरह से नहीं बन पा रहा है। एक अंतिम प्रश्न इजाजुल जी से पहले ले लेते हैं और एक एक करके हम अंतिम प्रश्न लेंगे कि थर्ड फ्रंट में फिलहाल कांग्रेस, आपने बताया कि जो वामपंथियों ने शुरुआत की थी, उसका भविष्य क्या नजर आ रहा है? इसलिए देखिए, विश्वास करता हूं कि वामपंथी लोगों में हम देखा है, जब से राजनीति में हमारी रुचि है, कि उनके अंदर मतलब पेशेंस है, वो किसी को लीडरशिप के लिए तैयार हो सकते हैं। हमेशा उन्होंने कांग्रेस को भी मदद किया, एंटी बीजेपी की, बीजेपी ना आ जाए और सेकुलरिज्म की वजह से उन्होंने कांग्रेस के प्रधानमंत्री को बनाया है, अब बड़ी मजबूती से किया है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इनके साथ थर्ड फ्रंट नीतीश जी या मुलायम सिंह का चल सकता है, ममता जी से और बीजेपी से नहीं चलने वाला है किसी सब पर। राजीव जी, आपसे अंतिम प्रश्न, क्या ममता और वामपंथ ये दोनों में से किसके साथ थर्ड फ्रंट हो सकता है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो परिस्थितियां हैं, आज जनता को जो सामने दिख रहे हैं चेहरे, एक कहीं न कहीं जनता भी देखती है कि बिहार में इतने कम समय में और असामान्य स्थितियों में एक राजनेता ने जो विश्वास पैदा करने का काम किया, चाहे वो अल्पसंख्यक तबके के लोग हों या बहुसंख्यक तबके के लोग हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, राजीव जी, मेरा प्रश्न सीधा सीधा है, कहना चाहूंगा, आप जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार है और नीतीश चेहरे की जरूरत है। नीतीश कुमार जैसा चेहरा अगर देश के सत्ता के साथ पर सामने आएगा तो मैं समझता हूं देश में तमाम इस तरह की जो प्रतिबद्धताएं हैं, बाध्यताएं हैं, राजीव जी, वो एक सीधा सा सवाल है, ममता के नेतृत्व में या वामपंथियों के नेतृत्व में कौन होगा थर्ड फ्रंट का नेतृत्व देने वाला, किसके नेतृत्व में बन सकता है? ये दो ऑप्शन में से आप किसको मांग देख रहे हैं उसका भविष्य, ममता या वामपंथी? विकल्प जनता तय करेगी, उसी विकल्प को हम अपना जनादेश मानेंगे और जनादेश के साथ फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी पूरी जानकारी के लिए। ये थर्ड विकल्प यानी कि कुल मिलाकर जो सामने बात है कि वामपंथी ही थर्ड विकल्प के लायक है, लेकिन आपकी पार्टी को तो दोनों बड़ी पार्टियों ने तोड़ दिया है, बिल्कुल तबाह कर दिया है। वामपंथी लोग कभी टूटते नहीं हैं, हम सिर्फ सत्ता में बैठने की कभी राजनीति नहीं करते। अगर ऐसा होता तो देश जब संकट में था तो ज्योति बोस को प्रधानमंत्री के लिए कहा गया, लेकिन उसे हमने ठुकराया। यूपीए 1 की सरकार में भी हमने समर्थन किया, लेकिन वो मंत्री बनने के लिए नहीं, और हमने बार्गेनिंग नहीं किया, कभी ब्लैकमेलिंग नहीं किया। जिस मुद्दे पर हमने वॉकआउट किया, उनसे निकल कर के आए, वो बार बार मनमोहन सिंह जी को बोल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को नहीं मानते रहे, बाध्य होकर के हम निकल करके आए। कांग्रेस का समर्थन भी बाध्य होकर के हमने किया था, क्योंकि भाजपा ना आए, बार बार चुनाव ना हो देश के अंदर में। जितना चुनाव होगा गरीबी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आज जो हालात हैं पूरे देश के अंदर में, हम इसलिए समर्थन किए थे। और हम कांग्रेस के घोर विरोधी हैं, हम भाजपा के घोर विरोधी हैं। उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं उनको लेकर के हम चलेंगे, हम टूटते नहीं हैं। हम कभी ममता बनर्जी को साथ लेकर के नहीं, क्योंकि वो हमारी लड़ाई यहां पर बंगाल के अंदर में रोज हमारे साथी मारे जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, और वो बदला नहीं, जो कहती थी बदलाव की राजनीति, बदला की राजनीति ले रही हैं। जिस तरीके से लोगों को, हमारे साथियों को झूठे केस में डाल करके जेल डाला जा रहा, उन पर जुल्म किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा, हम कभी भी उनके साथ नहीं हो सकते। हम उसके खिलाफ ही पूरे देश के अंदर में देश की जनता को लेकर के, जनहित के लिए, देश के लिए हमने हमेशा देश बचाने की लड़ाई लड़ी है, हमने कभी सत्ता में जाने की लड़ाई नहीं लड़ी। फैयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी जो तमाम जानकारी सामने आ गई कि फिलहाल जो ममता के नेतृत्व में एक थर्ड फ्रंट की बात चली है और दूसरी तरफ वामपंथी एक थर्ड फ्रंट की ओर चल रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन सा थर्ड फ्रंट टिका
रहेगा और कौन सा थर्ड फ्रंट मजबूती के साथ दो बड़ी देश की बड़ी पार्टियों को टक्कर दे पाएगा, फिलहाल ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में आप सबका शुक्रिया भाग लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल समय हो गया है इस चर्चा को यहीं समाप्त करने का। हम अगले दिन किसी और चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे कुछ अन्य मुद्दों के साथ। तब तक ले देखते रहिए ताजा खबर। नमस्कार।